क्लास 10 शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हमने लास्ट चैप्टर में क्लास के अंदर जो हमने डिस्कस किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्ट की थी और सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने डिस्कस किया था फॉर्मेशंस ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा और उसके ऑफिसर्स कौन होते हैं। जैसे लोकसभा में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन थे। तो इसी तरह से अब हम लोग डिस्कस करेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट की कंपोनेंट्स क्या क्या थे। प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये 3 थे। तो इसी तरह से 1, 2, 3 ये ऑल टुगेदर जो है वो क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं। तो अभी हम लोग इसे एज अ मीन्स ग्रुप में मान लो कि इसको डिस्कस करेंगे, पार्लियामेंट्स की फंक्शंस क्या है, पावर्स क्या है। फिर इंडिविजुअल भी पढ़ेंगे कि लोकसभा की फंक्शंस क्या है, राज्यसभा की फंक्शंस क्या है, फिर प्रेसिडेंट की फंक्शंस क्या है। ठीक है, तो ये ऑल टुगेदर सबसे पहले आ गई फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट्स। नाउ the Constitution has provided ample power to the Parliament, and the major power of the Parliaments can be listed as given below. So the Constitutions, that is the law body, the law book, in which it has been written that the power, Parliaments की जो powers होंगे, it's an ample power, means बहुत ज़्यादा powers हैं। और वो powers क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन सब हेडिंग्स के थ्रू। सबसे पहले सब हेडिंग्स है हमारा जुडिशियल पावर। तो जुडिशियल पावर क्या है? The most important function of the parliament is formation of law for nations welfare. तो सबसे important जो वर्क है पार्लियामेंट का is to form law. लॉ फॉर्म करना किसके लिए? कंट्री के लिए लॉ फॉर्म करना, उसकी वेलफेयर के लिए, उसकी अच्छाई के लिए। Now parliament has the power to form law on the subjects mentioned in union list, concurrent list. तो ये जो यूनियन लिस्ट एंड concurrent लिस्ट, तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किस बेस पे, किसके ऊपर रूल्स बनाएंगे, तो जो सब्जेक्ट है, जिस मैटर पे वो रूल्स बनाएंगे सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो उससे कहा जाता है यूनियन लिस्ट। तो सेंट्रल बोले या फिर यूनियन, ऑल है इक्वल, दोनों सेम है। तो सेंट्रल लिस्ट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है यूनियन लिस्ट, एंड कंकरेंट लिस्ट जिस सब्जेक्ट में स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके काम करते हैं और रूल्स बनाते हैं। कोई सब्जेक्ट मैटर्स है, ठीक है, उस पर अगर रूल्स बनाते हैं तो उससे ना स्टेट लिस्ट बोलेंगे ना सेंट्रल लिस्ट बोलेंगे, उसके हम लोग क्या बोलेंगे? कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट बोले जाएंगे, जिसके अंदर बोथ द स्टेट एंड द सेंट्रल हैज़ द पावर टू मेक द लॉ। तो इसी तरह से जुडिशियल फंक्शंस में क्या देखेंगे पावर्स में, कि पार्लियामेंट्स के पास पावर्स है लॉ बनाने का on subjects mentioned in union list and the concurrent list. Apart from, although both the parliament and the state legislature can make law on the subject mentioned in the concurrent list, but in case of any disputes, लेकिन मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया कंकरेंट लिस्ट के अंदर, ठीक है, लेकिन अब दोनों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स अराइज हो जाती है, क्योंकि दो लोग मिलके बना रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इस तरह से क्या हो जाएगा? तो जब डिस्प्यूट्स अराइज हो जाएगी तो जो बड़ा है, बड़ा कौन है हमारा? सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो बड़ा है इसलिए हमेशा बोलते बड़ों की बात माननी चाहिए। तो इसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसकी ही बात मानी जाएगी, उसी की पावर्स जो है मानी जाएगी। तो मतलब दोनों के बीच में अगर प्रॉब्लम अराइज होती है कंकरेंट लिस्ट के अंदर, तो पार्लियामेंट जीतेगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जीतेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फॉर्म किया होगा उसी को फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा एक और लिस्ट जो बाद में ऐड हुई थी, क्योंकि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी और बन गई थी, तब क्या था कि ये सारा सब्जेक्ट जो था बाद में आया। तो जो सब्जेक्ट बाद में आया, फॉर एग्जांपल आईटी टेक्नोलॉजी जो है वो बाद में आया, ठीक है। तो इसी तरह से ये एग्जाम्पल से ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाद में आई थी, उस समय नहीं थी। तो जो बाद में सब्जेक्ट आया तो उसके अंदर वो रूल्स कौन करेगा और पावर्स कौन बनाएगा, तो इसीलिए उसे लास्ट में डाल दिया गया हेडिंग देके रेसिडुअल सब्जेक्ट, ठीक है। रेसिडुअल्स मीन्स रेस्ट ओवर, जो रेस्ट है जो बच गया, रेस्ट ओवर जो है वो बच गया,
तो उसके अंदर इसलिए नाम रख दिया गया रेसिडुअल सब्जेक्ट, और पावर दे दिया गया पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि जो बड़ा है, तो बड़ा कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो इसी तरह से पार्लियामेंट के पास पावर है। तो हमने देखा जुडिशियल पावर के अंदर कि पार्लियामेंट लॉ बनाएगा सबसे पहले यूनियन लिस्ट के अंदर, कंकरेंट लिस्ट के अंदर एंड रेसिडुअल लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से इतना बताना है। फिर सेकेंड पावर क्या है, पावर ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट मीन्स चेंजेस, वी कैन चेंज और ऐड एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग और रिक्वायरमेंट। अगर हमारी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, कोई सिचुएशंस अराइज होती है उसके बेस पे, तो वो अकेला नहीं होता, पार्लियामेंट के साथ डिस्कस करना पड़ता है। तो इस तरह से अमेंडमेंट जो है वो पार्लियामेंट ही कर सकता है। द पार्लियामेंट हैज़ इम्पॉर्टेंट पावर रिगार्डिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्लियामेंट के पास ही पावर है, वो अमेंडमेंट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एनी रेजोल्यूशन रिगार्डिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी प्रेजेंटेड ओनली इन द पार्लियामेंट एंड नॉट इन एनी स्टेट लेजिस्लेचर। तो क्या बताया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी उसकी रेजोल्यूशन करनी है, चेंजेस करनी है उसके अंदर अमेंडमेंट को लेके, तो वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में ही प्रेजेंट होगा, नहीं सिर्फ पार्लियामेंट में, स्टेट के अंदर नहीं होगा, स्टेट असेंबली में नहीं होगा, स्टेट असेंबली में ये नहीं होगा। ठीक है, तो बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो इसके अंदर जब पार्लियामेंट के अंदर है तो बोथ द हाउसेस मतलब लोकसभा एंड द राज्यसभा परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट। तो दोनों हाउस मिलकर ये काम करते हैं, फंक्शंस प्रोग्राम जो है परफॉर्म करते हैं अमेंडमेंट करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में बोथ द हाउसेस में, दोनों हाउसेस में पास होना ज़रूरी है। 2/3 मेजोरिटी जो होती है यहाँ पे देख मेनली जो होता है, सिंपल मेजोरिटी आता है तो वो अलग हो जाता है, 1/3 हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड आइदर थ्रू स्पेशल मेजोरिटी और थ्रू रिस्पेक्टिव ऑफ 2/3 मेजोरिटी। तो इस तरह से यहाँ पे कौन सी मेजोरिटी चलेगी, 2/3 वाली मेजोरिटी चलेगी। तो 2/3 मेजोरिटी पास करती है, वो दोनों हाउस में सबसे पहले लोकसभा में पास होती है या राज्यसभा में। तो लोकसभा से कहाँ जाएगी, राज्यसभा के अंदर। तो इसी तरह से अगर राज्यसभा में हुई तो फिर लोकसभा में जाएगी। दोनों हाउस में से पास होने के बाद तब वो पास होगी, फिर वो कहाँ जाएगी, प्रेसिडेंट के पास जाती है। सो ओनली सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर सच इन विच अमेंडमेंट कैन बी मेड ओनली आफ्टर टेकिंग परमिशन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियंस। अब यहाँ पे कुछ कहा गया कि कुछ प्रोविजंस ऐसी है, इसलिए सम लिखा गया है कि सभी नहीं, कुछ प्रोविजंस ऐसी है कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जिसके अंदर कहा गया कि हमें जो अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, उसकी कुछ परमिशन लेनी पड़ेगी। हाफ जो हमारे स्टेट से उसमें से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम जो है अमेंडमेंट करना चाहते हैं। तो इसी तरह से ये कुछ, ये सभी में नहीं है, किसी जो स्पेशल इश्यूज होते हैं उसमें से है। अब हम लोग थर्ड में जाएंगे। थर्ड में क्या है हमारा, फाइनेंशियल पावर। तो फाइनेंशियल पावर में देखेंगे बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। अब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल कौन है, लोकसभा है, क्योंकि लोगों ने किसको वोट दिया था, लोकसभा, उनको वोट दिया था, लोकसभा के अंदर वोट दिया था। तो इसी तरह लोकसभा हो गया हमारा रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑफ पीपल। द पार्लियामेंट हैज़ फुल कंट्रोल अपॉन द नेशनल वेल्थ एंड अनटिल द फाइनेंशियल मिनिस्टर डजंट गेट द एनुअल बजट। जब तक फाइनेंशियल मिनिस्टर के पास एनुअल बजट नहीं पहुंचता है कि एनुअल इनकम कितना एक्सपेंडिचर है, तो हमारे जो लोग कौन है, लोकसभा है, वो उसके अंदर पूरा कंट्रोल है फाइनेंस को लेकर। तो फाइनेंस मिनिस्टर्स क्या करते हैं, वो बजट तैयार करते हैं, देखते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो यहाँ पे देखो मेंशन कर दिया ब्रैकेट में लोकसभा, तो वो कितना साल में इनकम कितना हुआ, उन्होंने कितना खर्च किया, एक्सपेंडिचर्स कितनी हुई। नाउ टिल दैट टाइम नो वर्क ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर्स कैन बी डन। तो जब तक ये पास नहीं हो जाता तब तक उससे पहले कोई इनकम और एक्सपेंडिचर्स नहीं किया जाता। तो एनुअल बजट जो होती है एवरी ईयर, हर साल प्रिपेयर होती है कि इस साल के हमारा एनुअल बजट क्या है। ठीक है, फिर आता है थर्ड से फोर्थ आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में क्या बताया, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड फॉर अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन सी गवर्नमेंट को चूज़ किया था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे कंट्रोल जो करेगा मेजोरिटी करेगी, कोई सिंगल नहीं करेगा। तो देयरफॉर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव
और द कैबिनेट दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिल के ही काम करते हैं। तो ये कौन हो जाते हैं? हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो जाते हैं। जो भी काम लिया गया पार्लियामेंट के अंदर उसको काम करवाना किसके जिम्मे आता है? प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही काम आता है। तो ये करवाएंगे, ये हमारे एग्जीक्यूटिव हो गए। तो इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द पार्लियामेंट। तो लोकसभा के अंदर जो भी काम होगा एग्जीक्यूटिव अगर नहीं करता है, अगर गड़बड़ होती है, तो जवाब कौन देगा? एग्जीक्यूटिव ही देगा। किसको देगा? लोकसभा के अंदर। सो इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द पार्लियामेंट। Now the council of ministers remain in office only it enjoy the confidence of the लोक सभा। ये लोग तब तक काम करेंगे लोकसभा के अंदर जब तक वो सभी लोगों का भरोसा रखेंगे। अगर जैसे वहाँ पे रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों बैठी है, ठीक है, तो रूलिंग पार्टी अगर ज़रा सा भी भरोसा अपोजिशन को लगा कि ये गड़बड़ करी है वहाँ पे, तो उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर पास कर दी, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स सभी को क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से पार्लियामेंट कैन कंट्रोल। तो पार्लियामेंट मतलब रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी दोनों मिलके। रूलिंग पार्टी मान लो 70% वोटिंग है तो अपोजिशन पार्टी 30%। तो लेकिन ये भी तो पार्लियामेंट के अंदर हिस्सा है, तो ये भी कंट्रोल करते हैं इसके अंदर। तो ये दोनों मिलके जो है कंट्रोल करते हैं और इसी तरह से पार्लियामेंट जो है काम करता है। तो उन्हें पता है कि अगर वो गलत करेंगे तो अपोजिशन जो उसके ऊपर नज़र रखी हुई है, एज अ सुपरवाइजर वॉच रखी हुई है, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इसलिए उन्हें सही से काम करना है। फोर्थ, पावर एसोसिएटेड विद इलेक्शंस। तो इलेक्शंस रिलेटेड क्या क्या पावर्स है पार्लियामेंट के अंदर? आर्टिकल 54 के अंदर क्या बताया गया है कि प्रोवाइड्स पार्लियामेंट वेरियस पावर्स रिलेटेड विद इलेक्शंस। पार्लियामेंट में बहुत सारे पावर्स डिस्कस की गई है इलेक्शंस को लेके, जैसे द इलेक्शंस इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर द पार्ट ऑफ द इलेक्शन कमिटी फॉर्म फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा है, तो ये क्या है? ये इलेक्टेड मेंबर जिसको हमने इलेक्ट किया था लोकसभा के अंदर, और राज्यसभा जो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं स्टेट में से, तो ये सभी क्या है? ये किसकी टीम के हिस्से? इलेक्शन कमेटी के हिस्से, जहाँ पे वो किसका इलेक्शन होता है? इस कमेटी के थ्रू प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है। प्रेसिडेंट तो ये कहाँ होता है? पार्लियामेंट के अंदर होता है। सो द अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 66 द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज पार्लियामेंट इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो। तो आर्टिकल 54 में और आर्टिकल 66 में क्या बताया गया? 54 में प्रेसिडेंट इलेक्शन किसका होता है? प्रेसिडेंट का, और 66 से वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है। तो ये कौन करता है? पार्लियामेंट करती है। तो इसी तरह से पावर रिलेटेड विद इलेक्शन। नेक्स्ट इज मिसलिनियस पावर्स, मतलब इसके अलावा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे मिसलिनियस पावर्स में और एक्स्ट्रा पावर्स क्या पार्लियामेंट्स के अंदर? सबसे पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल प्रोविजंस formed by the constitutions both the house of parliament can remove the president from his office by the process called impeachment। तो क्या प्रोसेस है? इम्पीचमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे? दोनों हाउस अगर देखेंगे कि कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर, तो बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट कैन इजीली रिमूव प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकता है। वो कौन सा है? वो इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट एक प्रोसेस ऐसा है जिसके थ्रू वो क्या करेंगे? पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं। नॉट इन प्रेसिडेंट, ये बहुत कुछ होता है इम्पीचमेंट से। तो ये इम्पीचमेंट एक प्रोसेस है रिमूवल का, ठीक है। तो ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। तो ये मिसलेनियस पावर्स के अंदर आ गया 1। साथ साथ क्या बोला गया? इन दिस वे, इन द सेम वे बोथ द हाउसेज, इसके साथ जैसा उन्होंने प्रेसिडेंट को रिमूव किया वैसे ही रेजोल्यूशन पास करके वो सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज जो होंगे उससे भी रिमूव कर सकते हैं अगर उन्हें पता चला कि दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क प्रॉपरली, मिसकंडक्ट कर रहे, इनकैपेबिलिटी बताया जा रहा है उसके अंदर, तब वो पार्लियामेंट के अंदर रेजोल्यूशन पास होगा। एक प्रोसेस होती है 14 डेज पहले एक रेजोल्यूशन होता है जिसमें वो इन्फॉर्म करते हैं कि देख इम्पीचमेंट का प्रोसेस होने वाला है, और उसके बाद अगर 2/3 मेजोरिटी, ठीक है ना, इसमें 2/3 नहीं लगती, इसमें 1/3 होता है। सो दिस टाइप ऑफ रेजोल्यूशन शुड बी पास बाय 1/3 मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेज रिस्पेक्टिवली। तब दोनों हाउस में 1/3 मेजोरिटी अगर पास कर देते हैं तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि वो
रिमूव कर देंगे। किसे? जिसके लिए उन्होंने ये इम्पीचमेंट रखा था, वो प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज हो। द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द राज्यसभा टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट शुड बी रिगार्डेड अपॉन बाय द लोकसभा। तो इसी तरह से अगर राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट को अगर निकालना है तो ये रेजोल्यूशन जो है वो कहाँ पास होगी, कहाँ निकलेगी? लोकसभा के अंदर। ठीक है, तो इसी तरह से ये पहला वाला ही चल रहा था। अब दूसरा क्या है मिसलेनियस पावर्स के अंदर? सेकंड क्या है? टू इम्प्लीमेंट डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी डन बाय द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट को इमरजेंसी डिक्लेयर करना है, क्योंकि प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करता है देश के अंदर इमरजेंसी, it is necessary to take permissions of both the houses of the parliament within 1 month of such declarations। तो अगर वो डिक्लेयर कर दिया कि मैं इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो कहा गया उसके डिक्लेयर करने के बाद विदिन 1 मंथ उसको प्रेसिडेंट को दोनों हाउस में से, लोकसभा एंड राज्यसभा से परमिशन लेनी पड़ेगी, डिक्लेयर करनी पड़ेगी कि उन्होंने जो है वो इमरजेंसी स्टेट के अंदर या फिर कंट्री के अंदर डिक्लेयर कर दिया है। आफ्टर 6 मंथ इफ़ इट इज़ नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट, 6 मंथ के बाद देखा जाए कि ये इम्प्लीमेंट जो है अब हमें नहीं करना है या करना है, तो इसलिए 6 मंथ तक उनको देखा जाता है। इफ इट इज़ नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट इट अगेन फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ, अगेन द कंसेंट ऑफ बोथ द हाउसेस इज रिक्वायर्ड। तो 6 मंथ तक चलेगी प्रेसिडेंट ने जो डिक्लेयर किया था इमरजेंसी, और उस डिक्लेयर करने के बाद क्या बताया कि 1 मंथ के अंदर दोनों हाउस से उनको परमिशन लेना पड़ेगा, प्रपोजल पास करवानी पड़ेगी। फिर उसके बाद 6 मंथ्स वो रूल चलेगा। वापस 6 मंथ के बाद अगर वो चाहेंगे कि एक्सटेंड करना है, तो फिर से दोनों हाउस में से वापस उनको उनकी क्या चाहिए? कंसेंट चाहिए, उनकी परमिशन चाहिए, तब जाके वो वापस एक्सटेंड करेंगे अपनी इमरजेंसी को। तो इसी तरह से ये हो गया फंक्शंस, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे पावर्स एंड राइट ड्यूटीज ऑफ द लोकसभा। तो हमने जैसे मैंने कहा कि कलेक्टिवली हमने डिस्कस कर लिया, पार्लियामेंट्स में लोकसभा आ गया, राज्यसभा आ गया एंड प्रेसिडेंट आ गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल में आ गया पावर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा उसी तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे जुडिशियल पावर, फाइनेंशियल पावर। तो जितना अभी देखना लोकसभा एंड राज्यसभा हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। तो पार्लियामेंट में हमने जो पढ़ा था वो कलेक्टिवली बोथ दोनों ही है। तो इफ़ इन केस जैसे अगर आप एग्ज़ाम में भूल गए, आपके पास लोकसभा का क्वेश्चन आ गया लेकिन आपको पार्लियामेंट वाला याद है, तो आप इजीली पार्लियामेंट से जो था वो सेम ही यहाँ पे मिलेगा, तो आप देखो कि इजीली हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको अपनी ब्रेन यूज़ करनी है, तो आपका कंसेप्ट जो है इजीली क्लियर हो जाएगा और इजी हो जाएगा लर्निंग के लिए। अब देखो यहाँ पे सेम आ जाएगा जुडिशियल पावर के अंदर कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के पास राइट्स क्या है? लॉ बनाने के लिए। कौन से लॉ? यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड रेसिडुअल लिस्ट, जो हमने अभी किया था, डिस्कस किया था, ये सेम आ गया। इतना ही बताना है, दैट्स ऑल। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया गया है, वो एक्स्ट्रा आपको नहीं लिखनी है। इस एक्स्ट्रा भी हम लोग पढ़ेंगे लेकिन आपको लिखने के समय में नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ब्लैक पेन से टिक आउट किया हुआ, यहाँ से यहाँ इतना ही बताना है ना। इन कंटेस्ट टू सिंपल नॉन फाइनेंशियल बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, the constitutions provide that these type of bills can be presented in Lok Sabha or Rajya Sabha, any of these two house, and only after being passed from both the houses they will send to president for his signature। तो एक्स्ट्रा में क्या बताया जा रहा है कि नॉन फाइनेंशियल, क्योंकि लोकसभा में वी कैन यूज फाइनेंशियल बिल, दैट इज मनी बिल, अपार्ट फ्रॉम मनी बिल। तो ये नॉन फाइनेंशियल मीन्स ऑर्डिनरी बिल। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? वर्ड ऑर्डिनरी। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल आएगा यहाँ पे, नाम इजीली जो यूज़ करते हैं ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी बिल जो है ये ऑर्डिनरी बिल है। तो ऑर्डिनरी बिल जो होती है वो कहीं पर भी इशू हो सकती है, राज्यसभा में या लोकसभा में। लेकिन मनी बिल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है? लोकसभा में। ठीक है, फिर आता है फाइनेंशियल। अब फाइनेंशियल में यहाँ पे आ जाते हैं, तो क्या बताया? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड पावर रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर्स टू द लोकसभा। तो यहाँ पे जो बताना चाह रहे थे वापस यहाँ रिपीट हो जा रहा है, इसीलिए मैंने कहा यहाँ से यहीं लिखना है, इतना ही बताना है। फाइनेंशियल में बताना है कि स्टेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंशियल जो पावर्स और सेक्टर्स है वो किसको दिया है? लोकसभा के अंदर। राज्यसभा के अंदर कुछ भी ऐसा पावर नहीं है फाइनेंशियल मतलब मनी मैटर्स में लेके।
ठीक है। द पोजीशन ऑफ राज्यसभा इन दिस कंटेंट इज़ वेरी वीक, क्योंकि इसके पास ऐसा पावर कुछ भी नहीं है मनी बिल्स को लेके। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स 109 में मनी बिल कैन बी ओनली प्रेजेंटेड इन द लोकसभा, नॉट इन द राज्यसभा। तो फाइनेंशियल पावर जो है इसमें अभी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो है जुडिशियल पावर्स में ऑलरेडी वही चीज़ यहाँ पे वापस रिपीट हो रही है। तो फाइनेंशियल पावर में क्या बताना है कि मनी मैटर जो होती है वो सिर्फ लोकसभा के अंदर होते हैं, राज्यसभा के पास ऐसा कोई पावर नहीं होता है, ठीक है। अब उसके अलावा आपको इतना ही लिखना है, लेकिन एक्स्ट्रा में आपको ज़्यादा नहीं है लिखने के समय में, लेकिन हम लोग स्टडी करें तो वी विल गो थ्रू इट। नाउ आफ्टर बीइंग पास्ड इन द लोकसभा, जब ये लोकसभा से पास हो जाती है ये मनी बिल, तब जाती है कहाँ पे, राज्यसभा के अंदर। तो राज्यसभा क्या करती है, इसे कहा गया इट इज़ मैंडेटरी फॉर द राज्यसभा टू रिटर्न द बिल टू द लोकसभा। तो राज्यसभा ये सिर्फ और सिर्फ 2 वीक्स के लिए, मतलब 14 डेज, यहाँ पे लिखा है ना 14 डेज, तो 14 डेज के लिए वो सिर्फ इसे रोक सकती है, डिले कर सकती है, लेकिन 14 डेज से ज़्यादा वो डिले नहीं कर सकती किसे, मनी बिल को। तो वापस उसे कहाँ पर सेंड करना पड़ेगा, लोकसभा में वापस उसे भेजना पड़ेगा। तो बस इसके पास इतना ही पावर है कि उसको रोक सकते, कितने दिनों के लिए डिले कर सकते हैं, 14 डेज के लिए, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। राज्यसभा कैन एडवाइज टू मेक अमेंडमेंट इन द बिल, बट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एडवाइस डिपेंड सोली ऑन द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द लोकसभा। तो कहा जाता है राज्यसभा वो एडवाइस कर सकते कि आप अपने बिल में कुछ चेंजेस करें, अमेंडमेंट करें, लेकिन उस एडवाइस को मानना नहीं मानना वो टोटली पूरा किसके ऊपर होगा, लोकसभा के ऊपर होगा। और थर्ड क्या हमारा, पावर ऑफ कंट्रोल ऑन द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल कैसे करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, देयरफॉर आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव कौन है हमारा यहाँ पे, मेन जो रूलिंग पार्टी का हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर एंड इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। तो पार्लियामेंट के अंदर जो भी काम होगा, काम सही है गलत, तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि पावर कौन है, इनके पास है, रूलिंग पार्टी यही है। तो ये इसीलिए ये लोग क्या करेंगे, हमेशा कोई भी प्रॉब्लम होगा दे आर द आंसरेबल टुवर्ड द पार्लियामेंट, उनको जवाब देंगे। और ये तब तक सपोर्ट उनके पास रहेगा जब तक वो पार्लियामेंट की जो है इंजॉय करेंगे सपोर्ट। अदरवाइज अगर ऑपोजिशन या फिर और कोई लोगों को उनकी काम पसंद नहीं है या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो गई, तो सारी मिनिस्ट्री मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और उसका लीडर प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा। फिर फोर्थ में आते हैं पावर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। द लोकसभा हैज़ अ राइट टू मेक अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय टेकिंग एडवाइस फ्रॉम द राज्यसभा। तो लोकसभा अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन उनको एडवाइस लेनी पड़ेगी राज्यसभा के अंदर। आर्टिकल्स 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताएगा, द वर्क ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट इज मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डन बाय द पार्लियामेंट अलोन। तो यहाँ पे पार्लियामेंट अकेला ही करता है, बहुत रेयर केस में होता है तब वो स्टेट गवर्नमेंट से पूछते हैं, अदरवाइज वो खुद अकेला करता है। फिफ्थ में क्या, फंक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्शन कमीशंस। इलेक्शन कमीशंस लोकसभा ऑल्सो परफॉर्म फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्शन कमीशंस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 50 सेक्शन 54। लोकसभा जो मेंबर्स है अलॉन्ग विद द मेंबर ऑफ द स्टेट इलेक्शंस, ये दोनों ही जॉइंटली इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, तो इसीलिए इलेक्शन कमीशंस कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट के लिए, जिसमें पार्ट लेते लोकसभा और विधानसभा स्टेट के अंदर, तो इसीलिए इसको कहा गया है कि दे एक्टिंग एज अ इलेक्शन कमीशंस। नाउ तो फिर दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। तो ये वाला फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द राज्यसभा। तो जिस तरह से लोकसभा के पावर्स एंड फंक्शंस थे, वैसे ही राज्यसभा के पावर्स एंड फंक्शंस है। तो सबसे पहले जुडिशियल पावर में चलते हैं। तो अलॉन्ग विद द लोकसभा, राज्यसभा ऑल्सो परफॉर्म्स वर्क एसोसिएटेड विद फॉर्मेशंस ऑफ लॉ। तो जिस तरह से लोकसभा में कि वो लॉ को फॉर्मेशंस करते, लॉ को फॉर्म करते, तो वैसे ही राज्यसभा में भी लॉ को फॉर्म किया जाता है, मीन्स उसे बनाया जाता है। फिर जिस तरह से, क्योंकि लॉ जो फॉर्मेशंस होता है इधर लोकसभा से शुरू होता है और राज्यसभा में जाता है, या फिर राज्यसभा में शुरू होता है और लोकसभा में जाता है, तो ये कुछ भी ऐसा हो सकता है। सिर्फ मनी मैटर का जो होता है, मनी बिल जो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर ही होता है। तो रूल्स जो है दोनों हाउस में, आइदर कोई भी हाउस में, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कोई भी हाउस में शुरू हो सकती है। तो इसी तरह से जुडिशियल पावर के अंदर कि राज्यसभा इज ऑल्सो हैविंग द पावर टू फॉर्म लॉ। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड
equal power to Lok Sabha and the Rajya Sabha in the constitution to non-money power. तो नॉन मनी बिल जो है दैट इज वी कॉल इट, यहाँ पे नॉन मनी बिल के बदले आप लिख सकते हो ऑर्डिनरी बिल, बिकॉज वी हैव टू टाइप्स ऑफ बिल्स, ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल. तो अपार्ट फ्रॉम मनी बिल सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगी, लोकसभा के अंदर. बट ऑर्डिनरी बिल जो होती है वो दोनों राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी बराबर इक्वल पावर्स होते हैं, दोनों में इक्वल पावर्स होते हैं. नेक्स्ट इज पावर ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कि जो अमेंडमेंट होती है, तो दूसरा जो है पावर ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन कंटेक्स्ट ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स करनी है तो व्हाट वी हैव टू डू. सब फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन द राज्यसभा enjoy इक्वल पावर एज द लोकसभा. तो जिस तरह से राज्यसभा लोकसभा के पास पावर्स है अमेंडमेंट को लेके, उसी तरह से राज्यसभा के पास भी सेम पावर्स है. सो दे आर हैविंग इक्वल पावर इन अमेंडमेंट ऑल्सो. अमेंडमेंट जहाँ पे हम चेंज करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ नया ऐड करते हैं, ठीक है. तो उसी तरह से ये अमेंडमेंट में भी राज्यसभा एंड द लोकसभा शेयर द इक्वल पावर, दोनों के पास इक्वल पावर है. नाउ इन केस ऑफ discrepancies between both the houses regarding our resolutions of constitutional amendment, the constitutional amendment resolution will not be passed. अगर इनके बीच में कोई प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती है, ठीक है, बोथ द हाउसेज लोकसभा एंड द राज्यसभा, तो दोनों हाउस में तो रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी. बिकॉज जब तक ये दोनों साथ में बैठेंगे और इसका सोल्यूशन नहीं निकालेंगे तो उसका सोल्यूशन उसमें अमेंडमेंट्स करना मुश्किल हो जाएगा, वो अमेंडमेंट्स पास नहीं हो पाएगी. नाउ थर्ड इज फाइनेंशियल पावर. फाइनेंशियल पावर में क्या है, यहाँ पे मनी मैटर किसके पास है, लोकसभा के अंदर है. तो राज्यसभा के पास तो मनी मैटर नहीं है. तो राज्यसभा हैज सर्टन फाइनेंशियल पावर, ऑल्दो इन दिस कंटेक्स्ट द पोजीशन ऑफ राज्यसभा इज वीकर एज कम्पेयर टू द लोकसभा. तो लोकसभा जितना पावरफुल है फाइनेंशियल पावर्स को लेकर, राज्यसभा उतना नहीं है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन मनी बिल्स आर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कि सबसे पहले जो है मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होती है और कहाँ होगी, लोकसभा के अंदर. लोकसभा आफ्टर बीइंग एक्सेप्टेड इन द लोकसभा द मनी बिल विल सेंड टू द राज्यसभा. तो लोकसभा में पास होने के बाद मनी बिल कहाँ जाएगी, राज्यसभा में जाएगी. नाउ द राज्यसभा हैव टू डिसाइड अपॉन द बिल विद इन अ पीरियड ऑफ 14 days. तो राज्यसभा क्या करेगी, 14 days तक अपने पास रखेगी, उस पर डिस्कस करना जो भी करना, बस वो उससे ज़्यादा नहीं रख सकते. ओनली फॉर द पीरियड ऑफ 14 days और दैट इज वी कैन कॉल इट एज अ 2 week. द राज्यसभा कैन गिव एडवाइस टू द लोकसभा रिगार्डिंग अ मनी बिल. तो राज्यसभा अब उन्होंने जब 2 weeks में जो भी स्टडी किया उसके ऊपर वो अपनी व्यूज़ जो है एडवाइस एज अ एडवाइस वो लोकसभा को बोल सकते हैं मनी बिल की रिगार्डिंग. बट डिपेंड ऑन द लोकसभा. अब ये जो उसकी एडवाइस है वो एक्सेप्ट करे या ना करे वो लोकसभा पे डिपेंड करता है कि उसकी वो रिजेक्ट करते हैं या फिर एडवाइस को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है. तो इसी तरह से मनी पावर जो है राज्यसभा में नहीं है, लोकसभा में है कंपेयर टू द लोकसभा अगर हम देखते हैं तो. फिर आता है फोर्थ वाला एग्जीक्यूटिव पावर इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में. तो यहाँ पे जो काम करते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द लोकसभा, क्योंकि सेंट्रल में कौन है, हमारा प्राइम मिनिस्टर पीएम है. तो पीएम अकेला तो काम नहीं करते, पीएम के साथ कौन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम करते हैं. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर्स है. रूलिंग पार्टी का हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर्स है. रूलिंग पार्टी जो रूल कर रही कंट्री को, जिसको सबसे ज़्यादा वोटिंग मिली थी, सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी तो उनके अंडर है. तो उसी तरह से अब ये लोग जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दे आर रनिंग द गवर्नमेंट, दे आर रनिंग कंट्रोलिंग द पावर एंड रनिंग द गवर्नमेंट एंड टेकिंग केयर ऑफ द पीपल्स, तो जनता की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. तो इसी तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के अंदर. द हाउस ऑफ पीपल इन द पार्लियामेंट. वाई? बिकॉज who chooses
लोकसभा में जो इलेक्शन हुई थी, इसको वोट किसने दिया था? लोकसभा में पीपल्स ने दिया था। तो कुछ भी प्रॉब्लम्स होगी तो यहाँ पे जनता किससे पूछेगी? लोकसभा से आराम से पूछ सकती है। सो इसी तरह से एक तो ये हो गया। दूसरी बात, लोकसभा में यहाँ पे देखा जाएगा रूलिंग पार्टी है, एंड जो कम परसेंटेज में जीती है वो ऑपोजिशन, उससे क्या बोला जाता है? ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी। तो ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी दोनों ही कहाँ रहती है? पार्लियामेंट में रहती है, ठीक है, मतलब लोकसभा के अंदर रहती है। तो जब लोकसभा के अंदर रूलिंग पार्टी है प्लस ऑपोजिशन पार्टी भी है, ठीक है ना, ऑपोजिशन पार्टी भी है, ओपी ऑपोजिशन पार्टी है, तो यहाँ पे मतलब पावरफुल ज़्यादा रूलिंग पार्टी है, लेकिन फिर भी ऑपोजिशन पार्टी का रोल क्या है? टू सुपरवाइज। ये सुपरवाइज किसको करती है? रूलिंग पार्टी को करती है सुपरवाइज। उसको उसके ऊपर वॉच डॉग की जैसा नज़र रखती है कि कहीं वो गड़बड़ करेंगे, जहाँ से भी वो गड़बड़ करेंगे तो फिर वो चीज़ों को हाईलाइट करके टोटली पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस किया जाएगा, और उस डिस्कशन के अंदर डिबेट्स की थ्रू फिर एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा जहाँ पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मोशंस चलेंगे, और लोगों ने अगर वोट दे दिया उनके खिलाफ तो वो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और उनके लीडर जो है प्राइम मिनिस्टर, उनको सभी को रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो पार्लियामेंट के अंदर होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द लोकसभा, क्योंकि लोकसभा उनकी तो उनके जो लोग हैं रूलिंग पार्टी के, वो तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला कौन है? अपोजिशन पार्टी। सो इन इंडिया द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द लोकसभा एंड नॉट टुवर्ड द राज्यसभा। तो ये लोग सिर्फ लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लोकसभा को जवाब देंगे, राज्यसभा को रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि उनके बारे उनको वो डिस्कस करें उनके बारे में कुछ भी। दे आर नॉट आंसरेबल टू राज्यसभा। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा कैन ask questions or counter questions from the ministers and can also criticize them, but they do not have the power to remove the ministry by passing a non confidence motion, means vote of no confidence जो है ये motions। तो यहाँ पे राज्यसभा क्या कर सकती है? मेंबर्स के ऊपर क्वेश्चंस कर सकती है, काउंटर क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर क्रिटिसाइज कर सकते हैं उनके बारे में, लेकिन उसे उस जगह से उसके उस पोस्ट से रिमूव नहीं कर सकते, पावर से, क्योंकि वो लोग क्या पास नहीं कर सकते हैं राज्यसभा? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। नॉन कॉन्फिडेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, पासिंग अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, दैट इज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो इसी तरह से हु इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा देखा गया, लेकिन राज्यसभा के पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो लोकसभा के अंदर है। तो राज्यसभा सिर्फ क्वेश्चन कर सकती है, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, बट इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कर सकते। मिसलिनियस पावर्स में अगर हम जाते हैं तो जिस तरह से मैंने कहा था लोकसभा में भी कि एक्स्ट्रा इसके अलावा अदर पावर्स जो है, तो जैसे उसमें और क्या क्या पावर्स है? सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जो राज्यसभा में ऑलरेडी इलेक्टेड है वो लोग वापस पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसके लिए? प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं। दूसरा, मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा जॉइंटली इलेक्ट। तो दोनों जॉइंटली, राज्यसभा एंड द लोकसभा दोनों जॉइंटली किसको इलेक्ट करते हैं? प्रेसिडेंट को। थर्ड, मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड द लोकसभा जॉइंटली इम्पिच प्रेसिडेंट। इम्पिच रिमूव करना, तो दोनों ही मिलकर रिमूव कर सकते। कौन? लोकसभा एंड द राज्यसभा मिलकर किसको इम्पिच करेंगे? प्रेसिडेंट को इम्पिच करेंगे। साथ साथ प्रेसिडेंट ही नहीं, प्रेसिडेंट के साथ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड अदर ऑफिसर्स जो होते हैं, परमानेंट जो होते हैं, जिसे निकालना मुश्किल है, बट इट हैज़ सम रेजोल्यूशंस इन द पार्लियामेंट टू बी पास्ड एंड दैट इज कॉल्ड एज इम्पीचमेंट। उसे हम इम्पीच करके रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये रेजोल्यूशन होती है, पार्लियामेंट में डिस्कशन किया जाता है 14 डेज पहले, इन्फॉर्म करने के बाद, इसके ऊपर डिस्कस करने के बाद फिर ये मोशन चलता है इम्पीचमेंट का। The impeachment motion is regarded to be passed only when both the houses accepted this type of motions। और ये सिर्फ एक ऐसा नहीं कि सिर्फ राज्यसभा में या फिर लोकसभा में पास हो गया तो इम्पीचमेंट हो जाएगा, दोनों हाउस में बराबर होना चाहिए, तब जाके वो मोशन सक्सेसफुल होगा, तब वो इम्पीच्ड हो जाएंगे, नहीं तो वो इनकम्प्लीट रहेगा। फिर आता है फोर्थ में,
The Rajya Sabha and the Lok Sabha jointly pass a motions through majority and remove the vice president from his office also. तो इसी जैसे कि जितने सारे उन्होंने रिमूव किया प्रेसिडेंट जज को, उसी तरह से दोनों मिल के वापस लोकसभा एंड राज्यसभा मोशन पास करेंगे। और किसे रिमूव कर सकते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को। द मोशन ऑफ रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट इज फर्स्टली पास्ड इन द राज्यसभा। तो अब ये वाइस प्रेसिडेंट एक्चुअली कहाँ बैठते हैं? राज्यसभा में बैठते हैं। तो इसके लिए वाइस प्रेसिडेंट का जो मोशन होगा तो सबसे पहले राज्यसभा में शुरू होगा, फिर जाएगा लोकसभा के अंदर। लोकसभा में सबसे पहले नहीं होगा, तो यहाँ पर ये थोड़ा चेंजेस में आता है। फिर आता है इफ़ इमरजेंसी हैज़ बीन एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 1 मंथ। अगर 1 महीने से ज़्यादा इमरजेंसी जो कंटिन्यू होता है, देन दिस टाइप ऑफ मोशन शुड बी पास्ड सेपरेटली बाय बोथ द रिस्पेक्टिव हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा, थ्रू स्पेशल मेजोरिटी। मतलब अगर कोई इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है और उसे 1 मंथ तक उसको रखा गया, एम्प्लॉय किया गया है, लेकिन अगर आपको उस मोशंस को आगे तक लेके जाना है तो वापस आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों हाउस में, लोकसभा एंड राज्यसभा में वापस से वो मेजोरिटी वापस उसको वोट दे और उसको मंजूरी दे दे कि हाँ इस इमरजेंसी जो है इसे हमें एक्सटेंड करना है, तब जाके वो एक्सटेंड होगा ना। मिसलेनियस की बात यहाँ पे 6 पॉइंट में दिया गया एज अ स्पेशल पावर। तो स्पेशल प्रिविलेजेस क्या क्या दिया गया? फाइनली द राज्यसभा हैज़ 2 सच पावर विच हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड टू द लोकसभा। तो कुछ जो ये 2 पॉइंट्स है जो लोकसभा के अंदर किसी के पास नहीं है, लोकसभा के अंदर ये है ही नहीं पावर, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को दिया गया है। द दिस टाइप ऑफ पावर्स आर एसोसिएटेड विद द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। और ये जो पावर्स है ये कौन से कहाँ पे रहता है? फेडरल फॉर्म में, मतलब जहाँ पे मोर देन 1 टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ पे मोर देन 1 टाइप ऑफ है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है। तो ये पावर्स जो होते हैं वो फेडरल स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। एंड एज द राज्यसभा इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट। तो स्टेट को रिप्रेजेंट कौन करता है? राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए इसको बोला जाता है स्टेट ऑफ काउंसिल्स के नाम से, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी कहा जाता है। तो इसीलिए ये इंजॉय करते हैं कौन? राज्यसभा ही इंजॉय करते हैं इस राइट्स को। तो पहला राइट्स क्या है? क्या अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स 249 के अकॉर्डिंग जो मेजोरिटी है 2/3 मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट, जो प्रेजेंट है उसमें से वो 2/3 मेजोरिटी जो है एंड पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शंस, जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं, द राज्यसभा कैन डिक्लेयर द सब्जेक्ट प्रेजेंट इन द स्टेट लिस्ट टू बी अ सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ऑल्सो। तो यहाँ पे हमने देखा स्टेट लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट में काम कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट ही काम करती है। अब स्टेट में देखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर ही काम करती है, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट। उसे कहा जाता है कॉन्करेंट लिस्ट है, जहाँ पे स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। तो यहाँ पे एक ऐसा प्रोविजन पास किया गया ना आर्टिकल्स के थ्रू, जहाँ पे कहा गया 2/3 मेजोरिटी अगर राज्यसभा के अंदर जो मेंबर्स है वो अगर पार्टिसिपेट करती है इलेक्शंस में, चुनाव के अंदर, तो वो जो सब्जेक्ट स्टेट के अंदर है, स्टेट में कुछ मैटर्स के ऊपर डिस्कस किया जाता है, उस पर रूल्स बनता है, उस मैटर्स को वो वोट के थ्रू नेशनल इम्पोर्टेंस में, मतलब उसे वो सेंट्रल लेवल के लिए भी बोल सकते हैं कि वो सेंट्रल लेवल में भी होना चाहिए वो लॉ। इस तरह से इसके पास ये राइट्स है। तो इस तरह से स्टेट जो सब्जेक्ट है उसे सेंट्रल में यूज़ करने के लिए भी बोल सकते हैं एज अ नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए। वो तब होगा जब 2/3 मेजोरिटी राज्यसभा के अंदर वोट करती है, पार्टिसिपेट करती है इलेक्शन के अंदर। आफ्टर द राज्यसभा पासेज सच अ रेजोल्यूशन द पार्लियामेंट कैन फॉर्म लॉ ऑन सच सब्जेक्ट। तब अगर राज्यसभा ने पास कर दिया रेजोल्यूशन, 2/3 मेजोरिटी ने इसको दे दी, तब पार्लियामेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे उस सब्जेक्ट को किस में डालना पड़ेगा? स्टेट के अंदर डालना पड़ेगा। स्टेट में ऑलरेडी ये स्टेट के अंदर है, तो वो पार्लियामेंट के अंदर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में डालना पड़ेगा। तो इस तरह से ये पावर्स है उनके पास। फिर से एक बार रिपीट करूँ कि 249 जो आर्टिकल्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर राज्यसभा के मेंबर्स 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट है और उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, जहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि जो स्टेट के अंदर जो रूल्स बनते हैं, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है, वो सब्जेक्ट्स अगर बहुत इंपॉर्टेंट लगता है तो वो क्या करना चाहेंगे कि उस सब्जेक्ट को स्टेट में फॉलो होते हो साथ साथ उसे नेशनल लेवल पे भी फॉलो करवाना है कि हमें नेशनल लेवल पे ये होना चाहिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, तो वो करवा सकते हैं। अगर वो ऐसा रेजोल्यूशन पास कर देते हैं तो पार्लियामेंट को उस लॉ को
अपने अंदर रखना पड़ेगा और उसे फॉलो करनी पड़ेगी। फिर दूसरा आता है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स 312 of the Indian Constitution, only the Rajya Sabha has the power to provide the right to establish new all India service to the central government by passing a motions again by 2/3 of its majority। तो राज्यसभा के पास वापस ऐसा पावर है जहाँ पे वो जो भी राइट्स जो है इस्टेब्लिश करने के लिए कौन से रूल्स बनाएंगे, न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज जो होती है, ऑल इंडिया सर्विस के लिए ऑल इंडिया जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्या चेंजेस करना है, किस तरह से करना है, तो ये भी राज्यसभा जो है वो यूज़ कर सकती है अपने पावर्स को। और वहाँ पर भी 2/3 मेजोरिटी अगर वोट देती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसे फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा जो है फंक्शंस एंड पावर्स जो है पार्लियामेंट का, लोकसभा का एंड राज्यसभा का कंप्लीट होता है। अब हम लोग मूव करेंगे एग्जीक्यूटिव में। तो हमारा जो लेजिस्लेटिव थी मोस्टली फ़िलहाल अभी ये ख़त्म हुआ है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है एग्जीक्यूटिव आता, प्रेसिडेंट से शुरू करेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर।